बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम उसकी बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेवरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, डिटरमिन वेदर द डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। ए से लेकर जी तक हमें जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमने उनमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेशन है। तो ट्रांजैक्शन ए में क्या है, ओनरशिप ऑफ स्पिरिट कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू 100 शेयर्स ऑफ स्टॉक। यहाँ पर 100 शेयर्स का वर्ड आया, इसका मतलब है कि ये कॉर्पोरेशन है क्योंकि कॉर्पोरेशन में शेयर्स होते हैं। तो पार्ट ए का आंसर क्या आएगा, कॉर्पोरेशन। उसके बाद है पार्ट बी, डेल्टा इज़ ओन्ड बाय सारा गोम्स हु इज़ पर्सनली लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ बिजनेस। डेल्टा एक बिजनेस है और उसकी एक ओनर है सारा गोम्स और वो खुद पर्सनली लायबल है अपने बिजनेस के डेब्ट्स के लिए। तो एक ओनर जहाँ पर होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद है स्टेटमेंट सी, जो शेन एंड एल फिच ओन financial services, a financial services provider. Neither Shen nor Fitch has personal responsibility for the debts of financial services. इसका क्या मतलब है कि दो ओनर्स हैं एक बिज़नेस के और उन दोनों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने बिज़नेस के डेब्ट्स दें। दो ओनर्स का मतलब है कि ये पार्टनरशिप होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है कि नीदर शेन नॉर फिच हैज़ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेब्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फिर ये कॉर्पोरेशन है। पार्ट सी का आंसर है कॉर्पोरेशन। उसके बाद है पार्ट डी, उसमें क्या है, संक कोन एंड फ्रैंक हेफलिन ओन गेट इट देयर अ कोरियर सर्विस, बोथ आर पर्सनली लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ बिजनेस। एक कोरियर सर्विस है जिसका नाम है गेट इट देयर, उसके दो ओनर्स है संक कोन एंड फ्रैंक हेफलिन। इसका मतलब है ये पार्टनरशिप है क्योंकि आगे मेंशन है कि बोथ आर पर्सनली लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ बिजनेस। तो पार्ट डी का आंसर क्या होगा, पार्टनरशिप। उसके बाद है पार्ट ई, XLT सर्विसेज डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द वन पर्सन हु ओन्स इट। जो बिजनेस है उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक शख्स के अलावा जो उसको ओन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉर्पोरेशन। पार्ट ई का है कॉर्पोरेशन। उसके बाद है एफ, बायो प्रोडक्ट्स डज नॉट पे इनकम टैक्सेस एंड हैज़ ओनली वन ओनर। जो बिज़नेस है ये टैक्सेस नहीं पे करते और इनका सिर्फ एक ही ओनर है। इसका मतलब है कि ये है सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिर्फ एक ओनर होता है। उसके बाद है स्टेटमेंट जी, उसके अकॉर्डिंग टेम्पा बेस पेज इट्स ओन इनकम टैक्सेस एंड हैज़ टू ओनर्स। ये अपने इनकम टैक्सेस पे करते हैं और इसके दो ओनर है। इसका मतलब है कि ये पार्टनरशिप है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1-2। उसमें क्या करना है, मैच ईच ऑफ द नंबर डिस्क्रिप्शंस विद द प्रिंसिपल इट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स। इंडिकेट योर आंसर बाय writing the letter for the appropriate principle in the blank space next to each description. ए से लेकर डी तक हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। हमने वीडियो 1 में इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में स्टडी किया था। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने 1 से 7 तक जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पर मेंशन है। यूजली क्रिएटेड बाय अ प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एन ऑथोरेटिव बॉडी। ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जो कि एक ऑथोरेटिव बॉडी इसको ऑर्गेनाइज करती है या इसको स्टेट करती है। तो वन का आंसर होगा ए, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद है स्टेटमेंट 2, उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द अजम्पशन दैट बिजनेस कंटिन्यूस ऑपरेटिंग। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर ये लगेगा कि हमारा बिजनेस काम करना जारी रखेगा। ये सिंपल गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट अजम्पशन दैट द बिजनेस कंटिन्यूस ऑपरेटिंग। इसका आंसर होगा जी। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, डिराइव फ्रॉम लॉन्ग यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हमने काफ़ी ज़्यादा अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस की और उसके बाद हमने इस प्रिंसिपल को डिराइव किया। तो ये कौन सा होगा, ये होगा स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो पार्ट 3 का आंसर होगा ई। उसके बाद है स्टेटमेंट 4, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन इज सपोर्टेड बाय एविडेंस अदर देन समवंस ओपिनियन और बिलीफ। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी एविडेंस की बेस पर होती है, किसी की ओपिनियन या किसी के बिलीफ की बेस पर नहीं होती। तो ये कौन सा प्रिंसिपल स्टेट करता है, ये होता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमने स्टडी किया था। उसके बाद आ जाती है फिफ्थ स्टेटमेंट, एवरी बिजनेस इज़ अकाउंटेड फॉर सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर और ओनर्स। हर बिजनेस को उसके ओनर या ओनर से अलग कंसीडर किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है ये। 5 का होगा सी। उसके बाद है सिक्स स्टेटमेंट, रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज़ कंप्लीट। हमने रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना है जब हमारा अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 का आंसर होगा डी, क्योंकि यह है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड है।
फिर है सेवन्थ स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन ट्रांजेक्शंस। फिर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्चुअल कॉस्ट पर बेस होगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड करनी है वो एक्चुअल कॉस्ट पर करनी है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा, कॉस्ट प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1-3, मैनी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 एरियाज। अकाउंटिंग के ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो 3 एरियाज में काम करते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड नंबर 3 टैक्स अकाउंटिंग। तो 1 से लेकर 8 तक कुछ एरियाज दिए हुए हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। हमने बताना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटिंग के किस एरिया में होती हैं। जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं ना वो तो आ जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जो मैनेजरियल में इंटरनल मैटर्स आते हैं, ऑपरेटिंग सर्विसेज आती हैं, और टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आती हैं। एक्सटर्नल ऑडिटिंग ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग और इंटरनल ऑडिटिंग ये तीनों इंटरनल मैटर्स होते हैं किसी भी कंपनी के या बिजनेस के, तो ये आ जाता है मैनेजरियल अकाउंटिंग में। मैनेजर्स ने क्या करना होगा, कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, बजट और इंटरनल ऑडिटिंग। और उसके बाद आ जाता है प्लानिंग ट्रांजेक्शन्स टू मिनिमाइज टैक्सेस, ये टैक्सेस से रिलेटेड है तो ये टैक्स अकाउंटिंग में होगा। उसके बाद है प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो ये किस में आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर है रिव्यूइंग रिपोर्ट्स फॉर SEC कॉम्प्लाइंस, SEC के लिए हमने रिपोर्ट्स रिव्यू करनी है तो ये किस में आ जाता है, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है क्योंकि ये भी SEC एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन होता है, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट होगा। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटिंग वायोलेशंस ऑफ टैक्स लॉस, हमने टैक्स लॉस की वायोलेशन को इन्वेस्टिगेट करना है तो ये सिंपल टैक्स अकाउंटिंग में आ जाता है। एक्सरसाइज 1-4, much of the accounting is directed at servicing the information needs of those users who are external to an organization। अकाउंटिंग में ज़्यादातर स्टेटमेंट्स उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडियंस होते हैं। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंडिकेट 2 क्वेश्चंस दे माइट सीक टू आंसर थ्रू देयर यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने क्या करना है, हमने तीन यूज़र्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे, और हमने 2 क्वेश्चंस इंडिकेट करने हैं जो वो पूछ सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में या तो बैंक्स हो सकते हैं, या कस्टमर्स होंगे, या इन्वेस्टर्स होंगे, या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ होंगी। अब टैक्स अथॉरिटीज़ हमसे कौन से 2 सवाल पूछ सकती हैं, व्हाट स्टेप्स डू यू टेक व्हेन हेल्पिंग क्लाइंट्स प्रिपेयर फॉर द टैक्स ऑडिट, कि जब आपने अपने क्लाइंट्स को टैक्स ऑडिट के लिए टैक्स ऑडिट के मुतालिक बताना होता है तो आप कौन से स्टेप्स लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ एनुअल, क्वार्टरली और सेमी एनुअली रिपोर्ट्स डू यू क्रिएट, कि आप साल बाद, 6 महीनों बाद या 4 महीनों बाद कौन सी रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो ये 2 सवाल हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1-6, मैच ईच ऑफ द नंबर डिस्क्रिप्शंस विद द टर्म और फ्रेज इट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, इंडिकेट योर आंसर बाय राइटिंग द लेटर फॉर द टर्म और फ्रेज इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। हमने क्या करना है कि हमने इन स्टेटमेंट्स में से ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो चीज़ जहाँ अप्रोप्रिएट है हम उसको वहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले है अमाउंट अ बिजनेस अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट्स सेल्स एंड रेवेन्यूज़। इसका मतलब है कि वो अमाउंट जो एक बिज़नेस अर्न करता है अपने सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद, तो वो कौन सी अमाउंट होती है, वो होता है प्रॉफिट या फिर वो होगा नेट इनकम। तो इधर हम जी लिखेंगे क्योंकि जी में हमें दिया हुआ है नेट इनकम। सेकेंड स्टेटमेंट है एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स दैट एड क्रेडिबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सिस्टम को एनालाइज करने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए या उसको चेक करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है जो उसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करता है, ये ऑडिट होता है। तो पार्ट 2 में ऑडिट आ जाएगा। उसके बाद है नंबर 3, प्रिंसिपल्स दैट डिटरमिन वेदर एन एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है एथिक्स, सी। फिर है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनी क्लाइंट्स, वो कौन से अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत सारे क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, वो होते हैं पब्लिक अकाउंटेंट्स। उसके बाद आता है एन अकाउंटिंग एरिया दैट इंक्लूड प्लानिंग फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स टू मिनिमाइज टैक्सेस पेड, जहाँ पर भी टैक्सेस का वर्ड आ जाएगा इसका मतलब है कि ये टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और इसका मतलब है कि वो कौन सा अकाउंटिंग का एरिया है जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को प्लान करता है ताकि टैक्सेस को कम से कम किया जा सके।
उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1-7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हिंट, यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है और हमें हिंट दिया हुआ है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी कि एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। अब हम क्या करेंगे, पार्ट ए में है फॉन्ग्स मेडिकल सप्लाईज हैज़ एसेट्स इक्वल टू 1,23,000 एंड लायबिलिटीज़ इक्वल टू 53,000 एट ईयर एंड। व्हाट इज़ द टोटल इक्विटी फॉर फॉन्ग्स बिजनेस एट द एंड ईयर। जो बिज़नेस है फॉक्स मेडिकल सप्लाईज, उसकी एसेट्स है 1,23,000 और उसकी लाइबिलिटीज़ है 53,000। हमने साल के आखिर में बताना कि उसकी इक्विटी कितनी होगी। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल हम लिखेंगे कि एसेट्स है 1,23,000, लाइबिलिटीज़ है 53,000 और इक्विटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। फिर हम एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे, इक्विटी की जगह हम इक्विटी ही लिख देंगे और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू लिखेंगे। फिर हम इसमें से एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 70,000। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट बी में कहा गया है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर बियॉन्स कंपनीज एसेट्स आर 2 लाख एंड इट्स इक्विटी इज़ 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स इंक्रीज 70,000 एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज 30,000। व्हाट इज़ द इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल शुरू हुआ था तो कंपनी के पास एसेट्स थे 2 लाख के और उसकी इक्विटी थी 1,50,000 और एक साल के दौरान एसेट्स 70,000 बढ़ गए हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 30,000 बढ़ गई हैं। हमने क्या करना है, हमने इस साल के आखिर में इक्विटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें शुरू में जो डेटा दिया हम उसमें से लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। एसेट्स 1 है 2 लाख और फिर इक्विटी है 1,50,000। फिर एसेट्स 2 हमें दिए हैं 70,000, फिर लाइबिलिटीज़ है 30,000। हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। एसेट्स की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे और इक्विटी की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे और हम लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी। लाइबिलिटीज़ एसेट्स माइनस इक्विटी हमने किया है तो फिर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने दोबारा अकाउंटिंग इक्वेशन मेंशन किया क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है कि इक्विटी 2 की क्या वैल्यू होगी। हमें एसेट्स 2 दिया है और हमें लाइबिलिटीज़ भी दी हुई हैं। हमने इक्विटी 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एसेट्स की जगह हमने 70,000 लिखा और हमने लाइबिलिटीज़ की जगह 30,000 लिखा तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ गई जो कि है 40,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर न्यू वेव कंपनीज लाइबिलिटीज़ इक्वल 60,000। जब साल शुरू हुआ था तो कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ थी 60,000। ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स इंक्रीज बाई 80,000। एक साल के दौरान जो एसेट्स थे वो 80,000 बढ़ गए हैं एंड एट द ईयर एंड एसेट्स इक्वल 180,000 और जब साल ख़त्म हुआ तो एसेट्स थे 1,80,000। इसका क्या मतलब है कि एक साल के दौरान एसेट्स 80,000 बढ़ गए हैं और जब साल ख़त्म हुआ तो एसेट्स 1,80,000 है। इसका मतलब है कि जब साल शुरू हुआ था तो एसेट्स 1 लाख थे। ये हमने खुद फाइंड आउट करना था। उसके बाद है लाइबिलिटीज़ डिक्रीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट आर द बिगनिंग एंड एंडिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी। हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लाइबिलिटीज़ हमारे पास स्टार्ट में 60,000 थी और एसेट्स हमारे पास स्टार्ट में 1 लाख थे। फिर एसेट्स 2 हमारे पास 1,80,000 थे और फिर लाइबिलिटीज़ हमारे पास 50,000 थी क्योंकि लाइबिलिटीज़ कम हो गई थी 10,000 से। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करेंगे। एसेट्स की जगह हम लिखेंगे 1 लाख और फिर लाइबिलिटीज़ की जगह हम लिखेंगे 60,000। इक्विटी फाइंड करने के लिए हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करेंगे तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम दोबारा अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करेंगे। एसेट्स 2 की जगह हम लिखेंगे 1,80,000 और लाइबिलिटीज़ की जगह हम लिखेंगे 50,000। फिर जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1,30,000। उसके बाद है एक्सरसाइज 1-8। 1-8 में हमने क्या करना है, डिटर्मिन द मिसिंग अमाउंट फ्रॉम ईच ऑफ द सेपरेट सिचुएशंस ए बी सी। हमने क्या करना है कि हमें 3 सिचुएशंस दी हुई हैं ए बी और सी। इनमें जो वैल्यू मिसिंग है हमने उसको फाइंड करना है। पार्ट ए में एसेट्स मिसिंग है। हम सिंपल क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। लाइबिलिटीज़ है 30,000 प्लस इक्विटी है 65,000 तो एसेट्स की वैल्यू आ जाती है 95,000। हमने लाइबिलिटीज़ और इक्विटी को ऐड किया तो हमारे पास एसेट्स की वैल्यू आ गई 95,000। उसके बाद हमने क्या करना है, पार्ट बी में हमारे पास एसेट्स हैं 89,000 और हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं 22,000। इधर हमने इक्विटी फाइंड आउट करनी है।
हम क्या करेंगे कि हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। 89,000 माइनस 22,000 इज इक्वल 67,000। तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी 67,000। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट सी में 1,32,000 के हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास लाइबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट करनी है और इक्विटी है 20,000। हम क्या करेंगे, हम एसेट्स में से इक्विटी को इक्विटी को माइनस कर देंगे ताकि लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाए। 1,32,000 माइनस 20,000, तो इक्विटी की वैल्यू आ जाती है 1,12,000।